नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम ये शब्द सुनते हैं, उम्र कैद या आजीवन कारावास, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? 14 साल, 20 साल? ज्यादातर लोगों की तरह शायद मन में यही आंकड़े आते होंगे। फिल्मों में, कहानियों में, यहाँ तक कि अखबारों में भी हमने तो यही सुना है। पर आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि असल कहानी कुछ और ही है। आज हम भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के तहत जो सजाएं दी जाती हैं, उनके पीछे के कानूनी सच को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबें नहीं हैं, मतलब ये वो नियम है जो तय करते हैं कि किसी अपराध की सजा कैसे और कितनी होगी। तो चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सच क्या है और सुनी सुनाई बातें क्या हैं। ठीक है, तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। जब कोई अदालत किसी को सजा सुनाती है तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं? स्रोत के मुताबिक भारतीय दंड संहिता में सजाओं की एक पूरी लिस्ट है। हाँ, और ये लिस्ट धारा 53 में दी गई है। इसमें मतलब मुख्य रूप से 5 तरह की सजाओं का जिक्र है। सबसे गंभीर मृत्युदंड, फिर आता है आजीवन कारावास, जिस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद है कारावास, जो खुद 2 तरह का होता है, एक साधारण और दूसरा कठोर कारावास, मतलब इसमें सख्त मेहनत करवाई जाती है। बिल्कुल। और आखिर में संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। ये तो समझ आता है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो स्रोत में मिली वो ये कि पहले एक और सजा भी हुआ करती थी, कोड़े मारने की सजा। ये सुनने में ही इतना पुराना और कह सकते हैं क्रूर लगता है। बिल्कुल, ये औपनिवेशिक काल की विरासत थी जिसे व्हिपिंग एक्ट के तहत दिया जाता था। लेकिन आजादी के बाद 1955 में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसे एक सभ्य समाज के लिए अमानवीय माना गया। ये दिखाता है कि समय के साथ सजा को लेकर हमारी समझ कैसे बदली है। चलिए, ये अच्छा हुआ कि इसे खत्म कर दिया गया है। अब उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, आजीवन कारावास। इसका असली मतलब क्या है? क्या ये 14 साल है, 20 साल है या कुछ और ही है? ये शायद भारतीय कानून से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है। स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। धारा 53A के अनुसार आजीवन कारावास का मतलब है दोषी व्यक्ति के बाकी बचे हुए प्राकृतिक जीवन के लिए जेल। एक मिनट, मतलब आप कह रही हैं कि पूरी जिंदगी, द रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन्स नेचुरल लाइफ। पूरी जिंदगी, इसमें कोई 14 या 20 साल की शर्त नहीं है। कानून की नजर में इसका मतलब है ताउम्र कैद। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये 14 साल और 20 साल वाली बात आई कहां से? क्योंकि इतनी बड़ी गलतफहमी हवा में तो पैदा नहीं हुई होगी। मैंने खुद कई बार खबरों में पढ़ा है कि उम्र कैद के दोषी 14 साल बाद रिहा हो गए। इसमें कोई तो सच्चाई होगी। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर कानून की बारीकी सामने आती है। ये 14 और 20 साल के आंकड़े हवा से नहीं आए, इनके पीछे भी कानूनी प्रावधान है। लेकिन उनका मतलब वो नहीं है जो आमतौर पर समझा जाता है। पहले 20 साल की बात करते हैं। इसका जिक्र धारा 57 में है। हाँ, धारा 57 स्रोत में इसका जिक्र है। धारा 57 कहती है कि सजा के अंशों की गणना करने के लिए, यानी फ्रैक्शंस ऑफ पनिशमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक गणितीय फॉर्मूला है, सजा की असली अवधि नहीं। गणितीय फॉर्मूला? ये थोड़ा और समझाइए, एक उदाहरण देकर बता सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी अपराध के लिए सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास की आधी सजा। अब सवाल उठता है कि जीवन भर की कैद का आधा कितना होता है? ये तो तय नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो ऐसी गणना करने के लिए कानून आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर मान लेता है। तो उस अपराधी को 20 का आधा यानी 10 साल की सजा होगी। लेकिन इसका उस अपराधी से कोई लेना देना नहीं है जिसे पूरी उम्र कैद की सजा मिली है। ये सिर्फ हिसाब किताब के लिए बनाया गया एक नियम है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन टूल है, न कि सजा की असल अवधि। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई। ठीक है, 20 साल का हिसाब समझ आ गया, लेकिन फिर वो 14 साल वाली बात क्या है जो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं? लोग तो 14 साल बाद बाहर आ जाते हैं। हाँ, और वो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ पर सरकार की एक विशेष शक्ति का जिक्र आता है जिसे सजा का लघुकरण या कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। इसका जिक्र स्रोत की धारा 54 और 55 में है। धारा 54 ये कहती है कि अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा मिली है तो समुचित सरकार यानी केंद्र या राज्य सरकार
जैसा भी मामला हो, वो उस सजा को कम करके 14 साल से कम की अवधि के किसी भी कारावास में बदल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आजीवन कारावास का मतलब तो जीवन भर ही है, लेकिन सरकार के पास उसे कम करने की एक शक्ति है और वो उसे 14 साल तक कम कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है शक्ति। ये कोई नियम नहीं है। ये दोषी का अधिकार नहीं है कि वो 14 साल बाद छूट ही जाएगा। ये पूरी तरह से सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा। सरकार दोषी के व्यवहार, अपराध की गंभीरता और कई दूसरी चीजों को देखकर ये फैसला लेती है। कई मामलों में, खासकर गंभीर अपराधों में, दोषी अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहते हैं। तो जो 14 साल की बात हम सुनते हैं, वो आजीवन कारावास का मतलब नहीं, बल्कि सरकार द्वारा दी जा सकने वाली एक रियायत है। तो इसका मतलब एक दोषी की किस्मत पूरी तरह से सरकार के विवेक पर निर्भर करती है कि वो पूरी जिंदगी जेल में रहेगा या 14 साल बाद बाहर आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति है, और इसीलिए अदालतों ने कई बार कहा है कि इस शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी नियम और गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन हाँ, अंतिम फैसला सरकार का ही होता है। ये समझना कि आजीवन कारावास का मतलब भी सरकार के हाथ में कितना बदल सकता है, हमें सजा के दूसरे पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जुर्माना सुनने में बहुत सीधा लगता है, पैसे दो और बात खत्म। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? स्रोत तो बताते हैं कि इसके पीछे भी काफी नियम कानून है। हाँ, जुर्माना देखने में बहुत सीधा लगता है, पर इसके पीछे भी एक पूरा सिस्टम काम करता है। पहली बात, धारा 63 के अनुसार अगर कानून में जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा नहीं बताई गई है तो अदालत कितना भी जुर्माना लगा सकती है, लेकिन वो अत्यधिक यानी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। और ये कौन तय करेगा? ये अदालत को तय करना होता है कि अपराध और अपराधी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या उचित है। और अगर कोई जुर्माना नहीं भरता है तो? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उसे बस माफ कर दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता तो उसके बदले में अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ता है, और यहाँ कानून बहुत स्पष्ट है। धारा 65 के मुताबिक ये अतिरिक्त कारावास उस अपराध के लिए तय अधिकतम कारावास के 1/4 यानी 4th क्वार्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को चोरी के लिए 2 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना हुआ, और उस अपराध की अधिकतम सजा मान लीजिए 8 साल है। अगर वो 10,000 रुपए नहीं भरता तो क्या होगा? तो उसे 8 साल का 1/4 यानी 2 साल तक की और जेल काटनी पड़ सकती है। अच्छा। हाँ, ये 2 साल उसकी मूल 2 साल की सजा के ऊपर होंगे, तो उसकी 2 साल की सजा 4 साल की बन सकती है, सिर्फ 10,000 रुपए न भरने की वजह से। वाह! ये जुर्माने को गंभीरता से लेने के लिए बनाया गया नियम है। ये तो बहुत ही सख्त प्रावधान है। अच्छा, एक और स्थिति सोचिए। मान लीजिए किसी पर 1 लाख का जुर्माना है और उसे ना भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा हुई। अगर वो 50,000 रुपए भर दें, यानी आधा जुर्माना चुका दे, तो क्या होगा? इसमें भी कानून ने एक बहुत तर्कसंगत रास्ता निकाला है। धारा 69 के अनुसार सजा उसी अनुपात में कम हो जाएगी। अगर उसने आधा जुर्माना भर दिया तो उसकी 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी आधी होकर 3 महीने रह जाएगी। अच्छा, प्रोपोर्शनल। बिल्कुल। अगर वो 75,000 भरता है तो सजा का 3/4 हिस्सा माफ हो जाएगा। जैसे ही पूरा जुर्माना भर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, अतिरिक्त सजा तुरंत खत्म हो जाती है। ये तो काफी निष्पक्ष लगता है, लेकिन ये वसूली कब तक चल सकती है? मान लीजिए कोई अपनी पूरी सजा काट कर बाहर आ गया, क्या उसके बाद भी इससे जुर्माना वसूला जा सकता है? हाँ, और ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। धारा 70 के अनुसार जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया सजा पूरी होने के बाद भी जारी रह सकती है। सजा सुनाई जाने के 6 साल के अंदर अंदर दोषी की संपत्ति से जुर्माना वसूला जा सकता है, भले ही वो अपनी जेल की सजा पूरी कर चुका हो। मतलब जेल से निकलने के बाद भी ये जिम्मेदारी खत्म नहीं होती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जेल से निकलने के बाद भी ये जुर्माना पीछा नहीं छोड़ता। ये तो काफी विस्तृत नियम है। अब कुछ बहुत ही खास सजाओं पर आते हैं जो शायद रोज सुनने को नहीं मिलती, जैसे एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये शब्द सुनते ही तो फिल्मों के वो डरावने सीन आंखों के सामने आ जाते हैं जहाँ हीरो को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। हाँ, और क्योंकि ये एक बहुत ही सख्त और मनोवैज्ञानिक रूप से कह सकते हैं अप्रूविंग सजा है, कानून ने इस पर बहुत सख्त सीमाएं लगाई हैं। ये धारा 73 और 74 में बताया गया है। पहली और सबसे जरूरी बात, ये सजा सिर्फ कठोर कारावास वाले मामलों में ही दी जा सकती है, साधारण कारावास के साथ नहीं। और इसकी अवधि को लेकर भी कुछ नियम है? ऐसा तो नहीं कि किसी को महीनों तक अकेले बंद रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं।
कानून इस मामले में बहुत सख्त है। किसी भी हालत में एकांत कारावास की कुल अवधि 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ 3 महीने? जी, कुल मिलाकर। और इसे लगातार भी नहीं दिया जा सकता। नियम ये है कि एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं। अगर कुल सजा 3 महीने से ज्यादा की है तो एक बार में 7 दिन से ज्यादा नहीं, और हर बार के एकांत कारावास के बीच में उतने ही दिनों का अंतराल देना भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन एकांत कारावास, फिर 7 दिन सामान्य जेल, फिर 7 दिन एकांत कारावास, इस तरह से। और ये नियम बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं। इसका मकसद सिर्फ सजा देना है, किसी को मानसिक रूप से तोड़ना नहीं। ये दिखाता है कि कानून सजा देने की अपनी शक्ति और व्यक्ति की मानवीय गरिमा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये सजा का एक चरम रूप है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने का निर्देश है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून सख्त से सख्त सजा में भी कुछ मानवीय सीमाएं रखता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उन लोगों के बारे में क्या जो एक ही तरह का अपराध बार बार करते हैं, आदतन अपराधी जिन्हें हम कहते हैं, क्या कानून उनके साथ कोई अलग व्यवहार करता है जब वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते? हाँ, उनके लिए भी एक खास प्रावधान है। ये है धारा 75। ये बढ़ी हुई सजा या एनहांस्ड पनिशमेंट की बात करती है। अगर किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 जो सिक्कों और सरकारी टिकटों से जुड़े अपराधों के बारे में, या अध्याय 17 जो संपत्ति के खिलाफ अपराधों जैसे चोरी, डकैती आदि के बारे में है, के तहत 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी है और वो फिर से इन्हीं में से कोई अपराध करता है, तो उसे दूसरी बार में ज्यादा सख्त सजा दी जा सकती है। कितनी ज्यादा सख्त? लू को दिखाता है जहां सजा का उद्देश्य सिर्फ किए गए अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकना भी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने कई बड़ी गलतफहमियों को तोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह कि आजीवन कारावास का मतलब उम्र कैद ही है, 14 या 20 साल नहीं, जब तक कि सरकार अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल ना करे। हमने ये भी देखा कि जुर्माना ना भरने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और एकांत कारावास जैसी सजा पर कानून कितनी सख्ती से लगाम लगाता है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता सिर्फ अपराधों और सजाओं की एक सूची नहीं है। ये एक विस्तृत ढांचा है जो न्याय, दंड और मानवाधिकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इसमें सजा देने की शक्ति के साथ साथ उस शक्ति की सीमाओं को भी बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। चाहे वो जुर्माने की रकम हो या एकांत कारावास की अवधि, हर नियम के पीछे एक तर्क है, एक उद्देश्य है। और जाते जाते यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। इन स्रोतों में सजा के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, लेकिन धारा 75 जो बार बार अपराध करने वालों के लिए बढ़ी हुई सजा की बात करती है, वो हमें सजा के मूल उद्देश्य पर सोचने को मजबूर करती है। क्या सजा का मकसद सिर्फ किए गए अपराध का बदला लेना है, या समाज को भविष्य के अपराधों से बचाना है, या फिर अपराधी को सुधारने का एक मौका देना है? एक कानूनी व्यवस्था ये कैसे तय करती है कि किसी व्यक्ति के पिछले कर्मों का उसकी भविष्य की सजा पर कितना असर पड़ना चाहिए? और क्या ज्यादा सख्त सजा वाकई में अपराध को कम करती है? ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितना खुद कानून।